सर हम लोगों को मिड्स के नंबर के अस्सलाम बारे में वालेकुम। जी बेटा, आप मदिया बोले। सर हमें मिड्स के नंबर्स के मुतालिक बात करनी थी। वो बात हो चुकी है कि आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना होगा मुझे अपना CMS ID और नाम के साथ। फिर मैं आपको एक टाइम दूंगा और उस टाइम पे हम गूगल मीट पे एक सेशन कर लेंगे। ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने तो मुझसे रब्ता कर लिया है, मैंने उसको आज 3 बजे का टाइम भी दे दिया है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है अपना पेपर देखना और उसके बारे में डिस्कशन करना, तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना CMS ID और अपना सूटेबल टाइम, क्योंकि टाइम तो खैर मैं ही दूंगा, लेकिन अपना टेंटेटिव सा टाइम दे दे। अगर मैं मेरे टाइम टेबल के साथ मैच कर रहा होगा तो फिर मैं उसको उसी के मुताबिक टाइम दूंगा, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वापस आते हैं। देखिए, इसमें हम पार्ट 1 कर चुके हैं, स्लाइड नंबर 24 कर चुके हैं। अब हमारे पास इस कोर्स में जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 स्लाइड्स बाकी हैं, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो ये 6 स्लाइड्स जो हैं ये हो नहीं सकती। तो अब हम इनको एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि इसमें हम पार्ट 2 कर लेते हैं, यानी स्लाइड नंबर 25 कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम जो AC एनालिसिस है उसमें पार्ट 1 यानी कि स्लाइड नंबर 27 कर लेते हैं। और बस ये 2 स्लाइड्स जो हैं ये हम कर लेते हैं, और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें एक सवाल जो है ये स्लाइड 24-25 से दे देंगे। एक मिनट मैं लिखता भी जाऊं ताकि ये जो है 24 और 25 से एक क्वेश्चन दे देंगे, यानी ऑब्वियसली जो एग्जाम्पल इसमें दी हुई है उससे लिंक क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एज इट इज जो है वो जो बताया गया है वही आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो आपके पास तो फिर वो तो कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है वो हम जो लेक्चर स्लाइड 27 है इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक स्लाइड जो है वो हम आपको एक होम लर्निंग के लिए, यानी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल कर देते हैं उसे, ताकि क्योंकि ये भी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो बाइपोलर और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स जो है उनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो 30 होगा ये आपका होम होगा, और ये ऑप्शनल होगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके पास टाइम है तो इसको एक दफ़ा देख लें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको छोड़ दें, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 25 से, ठीक है। एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये स्लाइड 25 है, और इसमें हम अभी तक जो है वो DC बाइसिंग के बारे में ही बात करेंगे, और फोकस हमारा वोल्टेज डिवाइडर पे होगा, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा था कि ये यूज होती है, लिहाजा जो है हम इसी को फोकस करेंगे। तो ये तो स्लाइड नंबर 25 है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। स्लाइड नंबर 26 पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 26 जो है ये डिजाइन प्रॉब्लम्स है। देखिए, सबसे पहले डिजाइन प्रॉब्लम्स में 3 कॉन्फ़िगरेशंस जो है, एक जो फिक्स बाइस है, एक वोल्टेज डिवाइडर बाइस है, और इसी तरीके से एक एमिटर बाइस है। इसके डिजाइनिंग की एग्जांपल्स की गई, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। एग्जांपल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किताब में से अगर कोई समझना चाहे या इसमें से गो थ्रू हो और ना उसको समझ में आए तो वो हमसे पूछ रहा है, ये एग्जाम का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो 27 हमने सेलेक्ट किया है जिसको हम इंशाल्लाह थ्रू करेंगे, उसमें हम RE मॉडल यानी AC जो हमारे पास बाइसिंग होता है उसके अंदर एक मॉडल कहलाता है RE मॉडल। तो उस RE मॉडल को और AC सर्किट को कन्वर्ट करना देखेंगे कि AC सर्किट कैसे जो है वो बनता है, एनालाइज कैसे किया जाता है और कंबाइन कैसे किया जाता है। जो 28 है, चूंकि ये लेक्चर स्लाइड्स आपके पास मौजूद होंगी, जब भी कभी आपको टाइम मिले तो आप उस इसमें हम 2 और मॉडल जो है उनको डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें एक जो है वो थोड़ा सा जनरलाइज मॉडल है RE का, यानी RE से मुराद डायोड की रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का जो है वो एक थोड़ा सा जनरलाइज मॉडल है, और इसी तरीके से एक जो है जो पार्ट 3 है वो उसका
एक हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल है। इन दो को हम नहीं कर रहे। और एक लास्ट जो है हमारे पास वो FET है कि FET की कंस्ट्रक्शन और वो किस तरीके से डिफरेंट है और FET कैसे इस्तेमाल होती है, ये हमने आपके लिए छोड़ दिया है। तो ये जो है ऑप्शनल है, जब भी आपको टाइम मिले आप उसके हिसाब से करें। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा एक पास लेके आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या ये तरतीब ठीक रहेगी, आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? जी फैसल आप बताइए। सही है सर। तो इसमें हम दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम जो रिमेनिंग जो स्लाइड्स हैं उनमें से हमने स्लाइड नंबर 25 का इंतखाब किया है और इसी तरीके से स्लाइड 27 का इंतखाब किया है। तो ये सिर्फ 2 स्लाइड हम करेंगे और इसके बाद ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 30 जो है ये ऑप्शनल है और इन स्लाइड से जो DC बाइसिंग में हमारे पास 24 और 25 है और इसी तरीके से जो 27 है इसके अंदर से हम जो है वो एग्जाम में इससे लिंक एग्जाम में जो है वो 2 सवाल यानी जो एक DC बाइसिंग का होगा और एक AC बाइसिंग का। ठीक है, तो 10-10 नंबर के 2 सवाल जो है वो हम यहाँ से आपके कोर्स में इंक्लूड कर। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया था, अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं और इसके बारे में जो है वो सीखते हैं। जी रजा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बेटा रजा आप बोले। यस सर, मैं पूछना चाहता था सर कि जो 30 नंबर स्लाइड है इससे ये अगर हम खुद पढ़ के तो इससे एग्जाम में कोई सवाल आएगा या नहीं? नहीं, कोई एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा 30 में से, क्योंकि अब टाइम इतना हाँ। नहीं हुआ ना। अगर टाइम होता तो हम ज़रूर आपको देते, या अगर रेगुलर क्लासेस होती तो फिर हम कोर्स आपका ज़रूर कंप्लीट करवा देते। ये हमने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप अगर चाहे तो इसको स्टडी करें, चाहे तो ना करें। ठीक है, आपके ऊपर है, आपका टाइम है तो आप करें, टाइम ठीक नहीं है है तो ना करें। और बाकी 3 सवाल जो हो गए सर वो 3rd नंबर जी चैप्टर जी, वो हम जब 3rd चैप्टर से हो गए। आपका फाइनल एग्जाम का वो आएगा ना शेड्यूल, उस वक्त फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो फिर हम आगे चलेंगे। ओके, सबसे पहले जो एक चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हमें सर्किट के साथ जो है वो फार्मूलाज गिवन होंगे और इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि आपके पास किताब मौजूद है और आपके पास जो स्लाइड्स हैं वो मौजूद हैं, तो यू हैव एक्सेस टू ऑल द फार्मूलाज और वो फार्मूलाज एंड ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स एज, तो आपके पास उनका एक्सेस होगा। तो दिस इज एन एडवांटेज। लेकिन ये एडवांटेज जो है इज ऑन ए कास्ट, एक कॉस्ट है इसके साथ एसोसिएटेड, वो ये कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो उससे लिंक तो होंगे, लेकिन यू हैव टू थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा ताकि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे अंदाज में समझ लें और तब उसको सॉल्व करें। देखिए, ये किताब से हमने एक टेबल जो है वो जो इस चैप्टर में से हमने लिया है उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। पहले हमने ये बताया कि जो गिवन सर्किट है इसका एक इनपुट साइड है और इसी तरीके से इस सर्किट की एक आउटपुट साइड है। देखिए एमिटर जो है वो इसमें कॉमन है, इस सर्किट का नाम भी देखें एमिटर बायस, और इसके साथ साथ इसके इक्वेशंस दिए हुए हैं। देखिए जो करंट बेस में से गुजर रहा है, यानी बेस में से जो करंट गुजर रहा है, ठीक है, ये बेस है इसका, उसका ये फार्मूला होगा। अब बीटा गिवन होगा, बीटा हम जानते हैं कि ये गेन होता है। इसी तरीके से ये दूसरे फार्मूलाज गिवन होंगे, आईसी गिवन होगा, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो गिवन होगी और जो है वो हमें जो है ये फार्मूलाज गिवन होंगे। तो हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि ये फार्मूलाज जो है ये लिंक कर रहे हैं हमें दी हुई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एंड दैट्स इट। इसके बाद उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे और हम जो चीज़ कहा गया है सर्किट के अंदर के वोल्टेज और करंट फाइंड करें उसको फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से वोल्टेज डिवाइडर है,
वोल्टेज डिवाइडर में भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इसका नाम वोल्टेज डिवाइडर क्यों है? इसका नाम वोल्टेज डिवाइडर इसलिए है कि इनपुट साइड के ऊपर हमने दो रेजिस्टेंसेस की मदद से जो बेस वोल्टेज है उसको फिक्स किया, यानी उसको प्राइमरीली जो है वो एक वैल्यू को हमने चूज किया। तो इसके इनपुट सर्किट देखिए और इसका आउटपुट सर्किट देखिए। क्योंकि सुपरपोजिशन हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, इनपुट को अलग से एनालाइज करते हैं, आउटपुट को अलग से एनालाइज करते हैं और फिर दोनों का रिजल्ट मिला के लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है आपको दो डिफरेंट अप्रोचेस मिलेंगी। एक अप्रोच कहलाती है एग्जैक्ट अप्रोच। एग्जैक्ट अप्रोच जो है वो डायरेक्ट फार्मूलाज की एप्लीकेशन। मैं रिपीट करना चाहूंगा, द एग्जैक्ट अप्रोच इज ओनली द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज। पहला फार्मूला देखते हैं जो आर थेवेनिन इसने निकाला है। पहले R1 और R2 का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगरचे इसको जो है वो हम फार्मूला में एक जगह पे यूज करेंगे। और दूसरा जो थेवेनिन वोल्टेज डेवलप होगी, अगर आप देखिए ये थेवेनिन वोल्टेज जो होगी ये वही होगी जो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल या वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे ना, उसकी मदद से अगर हम तो वोल्टेज एट डी जो है ये डेवलप। इसी तरीके से यानी R2 वोल्टेज यानी R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और इसका तरीका क्या है कि R2 मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय द R1 प्लस R2। अच्छा, 1 मिनट की ब्रेक दीजिएगा मुझे। 1 मिनट के लिए मैं जरा एक छोटा सा काम आ गया, 1 मिनट जरा ब्रेक दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो वोल्टेज डिवाइडर के केस में मैं आपको बता रहा था कि देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व दिस सर्किट, और आप न्यूमेरिकल में भी देखेंगे कि हाउ दीज स्ट्रेटजीज आर एप्लीकेबल। पहली स्ट्रेटजी कहलाती है एग्जैक्ट सोल्यूशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन में जो फार्मूलाज हमें मिल रहे होते हैं डायरेक्ट, ये जो गिवन है इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। लेकिन जब हम अप्रोक्सीमेट जो स्ट्रेटजी है उसकी तरफ जाएंगे, देन वी फर्स्ट हैव टू चेक द अप्रोक्सीमेट जो स्ट्रेटजी है वो एप्लीकेबल है या नहीं। उसका तरीका क्या है कि बीटा आर ई की एक वैल्यू होगी, यानी बीटा जो गिवन है, और एक आर ई जो रेजिस्टेंस गिवन है। अगर इस मेन सर्किट में देखें, बीटा गिवन है, आर ई गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 10 को R2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये कंडीशन होल्ड करती है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो फिर हम अप्रोक्सीमेट जो सोल्यूशन है उस पर चले जाएंगे, और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन में फिर ये फार्मूलाज जो है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब हम आगे चलेंगे इसमें। सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि जो एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है उसका सर्किट क्या है, और उस सर्किट के बाद जो है उसके अंदर जो डिफरेंट फार्मूलाज है वो क्या है। अगर ये हम पहले देख के आए हैं टेबल में, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अभी हम डीसी की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीफायर जो होता है उसके अंदर कैपेसिटर्स भी होते हैं। ये कैपेसिटर्स जो है ये आइसोलेट कर रहे होते हैं एसी सिग्नल को और डीसी सिग्नल को। अब ये जो है वो एसी को तो पास करते हैं लेकिन डीसी को स्टॉप कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो डीसी एनालिसिस है वो हम कर सकते हैं। तो इनको प्राइमरली हम रिमूव कर देते हैं जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, इसका क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्यू पॉइंट निकालने के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें हमें पहले आईबी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आईबी क्यू की उस वैल्यू के ऊपर ही क्यू पॉइंट मालूम किया जा सकता है। तो दोनों पॉइंट पे हमें वीसीसी पे पहले मार्क करेंगे और एक वीसीसी डिवाइडेड बाय आरसी प्लस आरई के ऊपर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और आईबी की वैल्यू के हिसाब से क्यू पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो क्यू पॉइंट है उसके हमें पैरामीटर्स जो है वो मालूम है, और फिर हम ये नीचे जो दिए हुए फार्मूलाज हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पहला जो सवाल हम इसमें करना चाहेंगे एग्जांपल में, ये गिवन एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर ये वैल्यूज जो है ये मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम आईबी का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे। आईबी के फार्मूला में हमें वीसीसी चाहिए 20 वोल्ट्स, वीबीई चाहिए 0.7 वोल्ट हमें मालूम है, आरबी की वैल्यू दी हुई है रेजिस्टेंस जो कि बेस पे लगी हुई है, बीटा हमें गिवन है 50, और इसी तरीके से आर ई की वैल्यू जो है वो 1 किलो ओम गिवन है। तो ये फार्मूला लगा के हम आई बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे, और फिर इसके बाद आई सी की वैल्यू आ जाएगी, आई ई की वैल्यू आ जाएगी, इनपुट रेजिस्टेंस और बी सी ई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे किया गया है। तो सबसे पहले सोल्यूशन ए पार्ट में देखें कि आई बी मालूम करना था। आई बी का फार्मूला गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज लगाएंगे और आई बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं वो आमतौर पे किलो ओम में दी जाती है, तो हमारा आंसर जो है वो मिली और माइक्रो जो है उसमें होगा। ठीक है, आई बी के लिए आईसी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, फार्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इसके बाद अगर आप देखिए नेक्स्ट जो है वो हमने वीसीई मालूम करना है। वीसीई का फार्मूला हम लगाएंगे तो हमें वैल्यूज मालूम हो जाएंगे। एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, वीसीई की वैल्यू हमेशा जो है वो वीसीसी से कम होगी, यानी ये 20 वोल्ट से ये वैल्यू कम होगी। ये रूल्स जो है ये थोड़े से फिंगर टिप पे याद रखने वाले रूल्स हैं कि जो है वो वीसीई की वैल्यू जब भी आप निकालेंगे वो वीसीसी से कम होगी। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो जरूर डबल चेक करें, कुछ इशू हुआ होगा। इसी तरीके से आईबी की वैल्यू माइक्रो में होगी और आईसी की वैल्यू जो है वो मिली में होगी। ये भी चीज जो है वो एक रूल ऑफ थंब है, अगर ये मिली में होगी तो फिर ये एम्पेयर में होगी। इस तरीके से फिर बीसी मालूम करेंगे, ये भी फार्मूला गिवन है, तो ये हमारे पास जो है ये वोल्टेज आ जाएगी। इस तरीके से वीई मालूम कर लेंगे, ये तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूलाज है, और वीई मालूम हो जाएगा। और वीई मालूम करने का एक और तरीका भी है, वीई में अगर आप देखें तो इस जगह पे वोल्टेज की बात हो रही है, तो इस वी इज इक्वल टू आई आर जो डायरेक्ट ओम्स लॉ की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस तरीके से वी भी मालूम कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा फार्मूला है, और जी भी पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा फार्मूला है। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं एक एक पैरामीटर की वैल्यू। इस तरीके से हम जो है वो एक सर्किट को सॉल्व, लेकिन ये आपको करना होगा। ये तो मैंने आपको जो सॉल्व एग्जांपल है वो बताई है, एक एक पॉइंट आप जब कर लेंगे तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें लोड लाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें कहा है कि ड्रा द लोड लाइन, और लोड लाइन को ड्रा करने के बाद जो है ऑब्वियसली फिर हमें जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं,
उसमें लोड लाइन, और फिर क्यू पॉइंट के लिए जो है वो जो 15 माइक्रो एम्पेयर ये जो वैल्यू है आईबी की, इस पे जो है वो उस क्यू पॉइंट के जो आईसीक्यू और वीसीक्यू मालूम करेंगे वो क्या। फिर सी पॉइंट है डिटरमिन द डीसी बीटा एट द क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट पे डीसी का बीटा मालूम करें, सिंपल सा फार्मूला की एप्लीकेशन है। एंड यूजिंग द बीटा कैलकुलेट द आर, और आर भी मालूम करेंगे कैलकुलेट कैसे। जब हम इसका पहला सवाल जो है उसका सलूशन देखेंगे ए पार्ट का, तो आप देखिए कि हमने वीसीसी पे एक निशान लगा लिया जो कि 18 वोल्ट है, और इसी तरीके से वीसीसी डिवाइडेड बाय आरसी प्लस आर ई कैलकुलेट करके 5.45 पे एक छोटा सा डार्ट निकाल के इसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमारी लोड लाइन जो है ये ड्रा हो गई। तो ये पहला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। उसने सिर्फ यही कहा था कि आप लोड लाइन ड्रा करें। तो लोड लाइन ड्रा करने के लिए दो ही पॉइंट चाहिए कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। बी पॉइंट, बी सोल्यूशन बी की तरफ चलते हैं। बी में देखिए कि उसने कहा है कि 15 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट, तो बेस करंट 15 माइक्रो एम्पेयर पे चले जाएंगे, और वहां पे जाके जहाँ ये लोड लाइन कट कर रही है वहाँ निशान लगा लेंगे, और उसके अगेंस्ट हमें जो आईसी और जो ईसीई क्यू यानी क्यू पॉइंट की वो वैल्यूज मिल जाएगी। तो 7.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। और बीटा जो है वो कैलकुलेट करना सी पॉइंट में, बीटा इज आईसी क्यू ओवर आईबी क्यू, तो 220 की वैल्यू जो है ये हमें बीटा की भी मिल जाती है। तो सी पार्ट भी इस तरीके से हो जाता है। और उसके बाद क्या है कि बीटा की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आर ई मालूम करें। तो डी पार्ट में आप देखें कि वो जो मेन फार्मूला हमारा आईबी का है उसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें कैलकुलेटर की मदद से आर बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से हमने ये देखा कि किस तरीके से लोड लाइन हमें हेल्प करती है क्यू पॉइंट के जो करंट और वोल्टेज पैरामीटर्स हैं वो मालूम करने के लिए। आगे चलेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है, इसके भी फार्मूलाज हैं। अच्छा, इसमें ये याद रखिए कि इसमें दो तरह के एनालिसिस है, एक एग्जैक्ट एनालिसिस है और एक जो है वो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। एग्जैक्ट एनालिसिस तो डायरेक्ट फार्मूलाज की एप्लीकेशन है, लेकिन अप्रोक्सीमेट अप्रोच जो है उसके लिए एक कंडीशन को चेक करना जरूरी है। इस कंडीशन के साथ ही ये होगा। अब इसमें जो एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो डिटरमिन द डीसी बायस VCE एंड IC फॉर द वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बाय कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और ये कहा गया है कि VCE मालूम करें, ये VCE है, और IC मालूम करें। फार्मूलाज हमारे सामने है, और ये नहीं कहा गया कि एग्जैक्ट अप्रोच से करें या अप्रोक्सीमेट से करें, तो एग्जैक्ट से कर लेते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट से करना चाहेंगे तो बीटा को आर ई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा 100 है, आर ई की वैल्यू जो है वो 1.5 है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 R2 है, 10 R2 यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको कंपेयर करके देखेंगे। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। सर काइंडली आप अपलोड कर दें। ओके, सवाल ये है कि आप इसको अपलोड कर दें, स्लाइड्स को अपलोड कर दिया गया है LMS पे, आप इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने के लिए बेटा आपको पहले गूगल अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। वो गूगल अकाउंट जो गूगल क्लासरूम पे शेयर हुआ है, क्योंकि ये जो आपका क्लासरूम की जो ड्राइव है ना उससे ये डेटा कॉपी किया गया, उसका लिंक शेयर किया गया। हम इस सवाल को देख लेते हैं। तो एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। एग्जैक्ट से पहले किया है, एग्जैक्ट से आप देखिए कि आईबी की वैल्यू फार्मूला में लगा के, ये आईबी का फार्मूला है, आप देखिए आईबी के फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, और ऑब्वियसली उसके लिए आर थेवेनियन भी मालूम करना होगा जो कि R1 और R2 का पैरेलल करने के बाद आएगा। ई थेवेनियन भी मालूम करना होगा जो कि इस वोल्टेज डिवाइडर जो रूल है इसको लगाने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो जब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास आईबी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आईसी की वैल्यू आ जाएगी, और उस तरीके से VCE की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, सिंपली फार्मूलाज की एप्लीकेशन,
और इसके बाद हमारे पास जो है वो आंसर आ जाए। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या हम इसको अप्रोक्सीमेट अप्रोच से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या अप्रोक्सीमेट अप्रोच एप्लीकेबल है। तो हम सबसे पहले जो है इसको चेक करेंगे कंडीशन को कि बीटा आर ई जो है और क्या ये 10R2 से बड़ा है या नहीं है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये 150K है। आप स्लाइड्स में देखिएगा तो 150K इज ग्रेटर देन 39K। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो अब हम अप्रोक्सीमेट अप्रोच जो है उसको प्राइमरली यूज कर सकते हैं। जब हम अप्रोक्सीमेट अप्रोच को करेंगे तो VB की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूला से और इसी तरीके से VE की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूला से। तो जब हमारे पास VE की वैल्यू आ जाएगी तो IE की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक और अप्रोक्सीमेशन है कि IE की वैल्यू IC है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इस IE की वैल्यू के बाद IB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हम VCE की वैल्यू जो है वो निकाल पाएंगे। तो VCE की वैल्यू 11.995 होगी। अगर आप इसको कंपेयर करें एग्जैक्ट अप्रोच के साथ तो ये इससे थोड़ा करीब होगी। इस तरीके IC की वैल्यू को अगर आप कंपेयर करें तो 0.87 है और यहाँ 0.84 है, तो ये वैल्यूज करीब तरीन होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह करीब तरीन होने की ये कंडीशन जो है, जो ये अप्रोक्सीमेट की कंडीशन है, ये फुलफिल हो रही है। तो हमने इस प्राइमरली जो सेशन है इसमें एक चीज़ जानी कि जो वोल्टेज डिवाइडर डीसी बायसिंग एनालिसिस है उसमें हम एग्जैक्ट अप्रोच और अप्रोक्सीमेट अप्रोच जो है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आज का हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही लेक्चर स्लाइड और बची है जो हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। सर जी बेटा बोले। सर मैंने ये कहना था कि जो हमारी पूरी क्लास है ना वो मिट्स के नंबर मतलब देख के बहुत वो ही है, मतलब नंबर बिल्कुल भी किसी के आप देखिए मतलब 10 से भी कम है सारों के नंबर। तो सर हम कंसर्न है भाई हमारा ये कोर्स कैसे क्लियर होगा। अभी आगे फाइनल्स भी होने हैं, अब क्या गारंटी है भाई उसमें भी हमारे अच्छे नंबर सर अभी तो 5 नंबर हैं, फाइनल में 50 में से 45 कैसे आएंगे? सर आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन पेपर हुए हैं, तो उसके लिहाज से हमें थोड़ी लीनियंसी तो देनी चाहिए थी काइंडली। सर हम सब तो बहुत परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है वो पहले इंडिविजुअली एक सेशन जो है कर लें। सर या तो अभी मतलब जो सीनियर्स के अलावा सिर्फ आप बायोमेडिकल का भी सिर्फ 5-10 मिनट का सेशन रख लें जिसमें हम आपसे इस बारे में बात कर सकें। बायोमेडिकल का अलग से सेशन टाइम दे दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है आज की क्लास का टाइम तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है और भी कई मसरूफियात हैं जिनको अटेंड करना ज़रूरी है। तो आप लोगों के जो भी कंसर्न है आप व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट में लिखते चले जाएं। मुझे पता है लेकिन चूँकि अब आप लोगों की मार्किंग फिर टैक्स का फायदा भी तो नहीं होता ना, जिस हिसाब से मतलब हम टैक्स करते हैं उस हिसाब से हमें फिर रिस्पांस भी तो नहीं मिलता ना। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की जो क्यूरीज होती हैं उनका मैं रिस्पांस आपको करता हूँ, लेकिन अगर आपकी किसी क्यूरी का मैंने रिस्पांस नहीं किया होगा तो वो आप काइंडली दोबारा भेज दीजिए। तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स मुझसे किसी ना किसी तरीके से इन टच में रहते हैं और आपकी क्यूरीज मुझे भेजते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है वो भी शेयर करते हैं और ग्रुप में भी बता रहे होते हैं। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जो है वो किसी स्टूडेंट को जो है वो मैंने जो है वो सर आप प्लीज आपसे जब भी मतलब एज सून एज पॉसिबल आप फ्री हो तो प्लीज आप एक सेशन रख लें इस बारे में। यस सर, सेशन रखना वो आसान होगा हमारे लिए। ऐसा भी करके देख लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दे दें क्योंकि अभी कुछ और मसरूफियात हैं, वो जैसे कंप्लीट होती है यस सर, आप फिर टाइम आपको बता एक दीजिए। बायोमेडिकल के जो स्टूडेंट एक सेशन जो है वो भेज देता हूँ। तो आप लोग सब लोग आ जाइएगा, तो उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से फिर जो हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं डिसिप्लिन्स के, उनके लिए भी एक अलग सेशन कर लेंगे।
सही है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ये बेहतर रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।